काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज एंड केटीजी के यूनिट फर्स्ट में अपन पढ़ेंगे आदर्श गैस की अवस्था समीकरण। और इसके फर्स्ट लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया था आदर्श गैस के बारे में पढ़ेंगे यूनिट फर्स्ट के अंदर। और यूनिट फर्स्ट में जो आदर्श गैस में अपन ने फर्स्ट टॉपिक जो किया था वो था पदार्थ का गतिक प्रतिरूप, काइनेटिक मॉडल ऑफ मैटर। तो आदर्श गैस की अवस्था समीकरण है इक्वेशन ऑफ आइडियल गैस, उसके बारे में आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। छोटी क्लासेस में पढ़ा आदर्श गैस की समीकरण क्या होती है, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। एक बात इसके लिए मैं आपको बता दूं कि जैसे पदार्थ को अपन तीन अवस्थाओं में पढ़ते हैं, एक तो ठोस, एक होता है द्रव्य लिक्विड, और एक होता है गैस। एक तो देखो आयतन की बात करो तो आयतन जो है ठोस का वो क्या होता है, निश्चित होता है। आयतन की वजह से ये ठोस है, तो ये ठोस जितनी जगह रोकेगा उतनी रोकेगा। कोई पत्थर है, ये नहीं कि आप उसको किसी भी कंटेनर में डाल दो, किसी भी पात्र के अंदर रख दो, जितनी पात्र की साइज है उससे छोटा पात्र आप नहीं ले सकते, क्योंकि इसका आयतन है वो निश्चित है, उतनी जगह वो रोकेगा। द्रव्य का जो आयतन है ये भी क्या है, कुछ हद तक फिक्स है। द्रव्य का तो आकार फिक्स नहीं है। जैसे लिक्विड है, किसी भी लिक्विड को किसी भी प्रकार के पात्र में डाल दो आप, आकार तो फिक्स नहीं है लेकिन आयतन निश्चित है। जैसे 2 किलोग्राम शहद अपने को डालना है तो कम से कम जो पात्र आप ले रहे हो उस पात्र का आकार है वो 2 किलोग्राम से बड़ा या कम से कम 2 किलोग्राम का तो होना ही चाहिए। लेकिन जैसे शहद को आप बोतल में भी डाल सकते हो, किसी और पात्र के अंदर भी डाल सकते हो। तो द्रव्य लिक्विड के अंदर होता क्या है कि आयतन तो इनका फिक्स है, जगह रोकेंगे उतनी रोकेंगे, बट विशेष बात क्या है, इसको जिस भी पात्र में आप रखोगे उसी पात्र की शेप ग्रहण कर लेगा। जैसे शहद को आप किसी बोतल में डाल रहे हो तो ये बोतल की शेप का आकार है वो ग्रहण करेगा, और किसी पात्र में डाल रहे हो तो उस पात्र का रूप ग्रहण कर लेगा। सॉलिड के अंदर नहीं हो सकता। जैसे किसी बड़े कंटेनर में ईंट रखनी हो तो ये नहीं कि वो ईंट अंदर जाके उस पात्र की शेप को ग्रहण करेगी, जहां रखोगे वहीं रखा जाएगा, क्योंकि उसका आयतन निश्चित है और आकार भी निश्चित है। बट लिक्विड में आयतन यानी जगह तो रोकेगा, बट होगा क्या, आकार निश्चित नहीं है, जिस भी पात्र में डालोगे उसी का रूप ग्रहण कर लेगा। गैस में भाई दोनों ही चीजें निश्चित नहीं है, न तो इसका आकार निश्चित है नहीं आकृति। इसको किसी भी पात्र में डाल दो तो इसका आकार निश्चित नहीं हुआ, ठीक है, और इसका आयतन निश्चित क्यों नहीं है। 1 किलोग्राम की गैस को 15 किलोग्राम के सिलेंडर में डाल दो तो ये नहीं है कि जैसे शहद तो 1 किलोग्राम 15 किलोग्राम के पात्र में डाल रहे हो तो उसके फरस यानी उसके पैंदे के ऊपर है वो वितरित हो जाएगी। बट गैस को आप 1 किलोग्राम को किसी पात्र में डाल के देखो, पूरे पात्र का रूप ग्रहण कर लेगी, पूरे पात्र के अंदर फैल जाएगी। भले ही 1 किलोग्राम हो, पात्र आपके पास से 20 किलोग्राम का हो, चाहे 15 किलोग्राम का हो, उस पात्र का रूप वो ग्रहण यानी पूरे पात्र के अंदर फैलेगी। तो गैस का क्या निश्चित नहीं है, न तो आकार निश्चित और नहीं आकृति निश्चित नहीं है। तो क्या किया जाए, आदर्श गैस की बात कर रहे हैं तो अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग मत दिया किस चीज का, कि कोई कहता है गैस का आयतन ऐसे डिफाइन कर लो, कोई कहता है गैस का आयतन ऐसे डिफाइन कर दो। तो अलग अलग साइंटिस्ट का जो मत है वो अलग अलग है। तो सबसे पहले एक वैज्ञानिक आया बॉयल, और बॉयल ने एक नियम दिया। सारे नियम आप ध्यान रखो, देखो वैसे तो बुक के अंदर अलग अलग कंसेप्ट हैं, लेकिन आप एक माइंड सेटअप कर लो कि गैस का आयतन और आकार निर्धारित नहीं है। तो गैस का आयतन निर्धारित करने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट हैं, वो अलग अलग मत देते हैं अपना, कि कोई कहता है गैस का आयतन ऐसे निर्धारित कर लो, कोई कहता है इस प्रकार से इसका आयतन निर्धारित कर लो। तो आप आयतन के ऊपर कंसंट्रेट करना। इसमें 2 या 3 नियम पढ़ेंगे अपन। सारे के सारे नियम अगर आयतन को ध्यान में रखते हुए आप कर रहे हो तो श्योर है आप एग्जाम में कर पाओगे, वरना 100% आप इसमें मिस्टेक करोगे, गलती करोगे। देखो सबसे पहले जो महानुभाव आए हैं उनका नाम है बॉयल, और नियम बना दिया बेचारे का बॉयल का नियम।
बॉयल लॉ, इनको विशेष क्या है सर, इसमें विशेष देखो क्या है, 3-4 नियम मिलकर आदर्श गैस की समीकरण तैयार करेंगे। अकेला ऐसा कोई साइंटिस्ट नहीं है जो आदर्श गैस की समीकरण को प्राप्त कर सके, तो 3-4 साइंटिस्ट हैं वो मिलकर एक आदर्श गैस की समीकरण को बनाएंगे जिसको पीवी इक्वल्स टू एनआरटी अपन पढ़ते हैं। बट विशेष क्या है, जो 3-4 अपन नियम पढ़ रहे हैं उनको एग्जाम में अलग से पूछेगा 1.5 के अंदर। जैसे बॉयल का नियम पूछ लिया, बॉयल का नियम क्या है 1.5, उसके बाद में अलग जो नियम आएंगे उनके बारे में पूछ सकता है। तो बॉयल का नियम क्या कहता है, बॉयल साहब क्या कहते हैं कि गैस का आयतन कैसे निर्धारित करो। बॉयल साहब क्या कहते हैं देखो, यानी इस नियम के अनुसार, किस नियम के अनुसार, बॉयल के नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये इसका नियम है। बॉयल साहब क्या कहते हैं कि गैस का आयतन कैसे डिफाइन कर लो, दाब के हिसाब से कर लो एडजस्ट। दाब के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। बॉयल्स लॉ को क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। ठीक है, अर्थात गैस का आयतन, वॉल्यूम को वी से लिखेंगे, गैस का आयतन है वो दाब की क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। कैसे, इसको एग्जांपल लेते हैं। ये कोई बैलून है अपने पास, गुब्बारा बढ़िया नहीं बना, देखो ये कोई बैलून है, गुब्बारा है, इसके अंदर हवा भर रखी है। ये हवा इस पूरे गुब्बारे के अंदर फैलेगी। गुब्बारे का दाब बढ़ाओ, सरफेस को दबाओ आप, तो आयतन कम होने की कोशिश करेगा। गुब्बारे का आयतन क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब दाब बढ़ा तो आयतन कम होगा, यानी व्युत्क्रमानुपाती हो गई। आपने दाब को अगर कम किया, आप जो दाब लगा रहे हो बैलून के ऊपर, उसको अगर हटा लिया यानी कम किया, तो इसका आयतन बढ़ेगा। क्योंकि गुब्बारे को आप दबाओगे, दाब लगाओगे, तो उसका आयतन क्या होगा, कम होने की कोशिश करेगा। जैसे ही दाब कम करोगे उसका आयतन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो बॉयल साहब ने मेरे हिसाब से तो सही कहा है कि गैस का जो आयतन है वो दाब की क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी दाब बढ़ाओगे तो आयतन घटेगा, दाब घटाओगे तो आयतन बढ़ेगा। ठीक है, इसके बाद भी मान लीजिए ठीक है ये नियम। अब देखो सेकंड कोड आया, चार्ल्स का नियम। चार्ल्स साहब आए, देखो चार्ल्स लॉ। ये क्या कहते हैं कि गैस का आयतन है वो कैसे डिफाइन कर लो। इस नियम के अनुसार, सारी आयतन के ऊपर दे रहे हैं कॉन्सेप्ट, ठीक है, बुक में अलग अलग कॉन्सेप्ट अलग अलग है। इस नियम के अनुसार मैं आपसे कहता हूं कि गैस के जो भी वैज्ञानिक साइंटिस्ट को लेके आओ, उसको गैस का आयतन पकड़ा दो, अपने आप डिफाइन कर देगा। इसको भी आयतन दे दो। इस नियम के अनुसार गैस का आयतन किस पे डिपेंड, ये तो कहते हैं दाब की व्युत्क्रमानुपाती, ये कहता है दाब की समानुपाती होता है। ठीक है, ये क्या करेंगे, चार्ल्स ने बताया कुछ टाइम के बाद में, बॉयल के नियम के आने के बाद में, कि आपकी बात ठीक है, दाब की व्युत्क्रमानुपाती है। बस एक बात मैं बताता हूं कि वो भी सही है भाई, कि इस नियम के अनुसार गैस का जो आयतन है वो ताप के क्या होगा, समानुपाती होगा। यानी अकॉर्डिंग टू दिस लॉ वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। अर्थात वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। इक्वेशन नंबर 2, बॉयल साहब वाले इक्वेशन को फर्स्ट, चार्ल्स वाले को इक्वेशन। कैसे, आप सोच के देखो, किसी कंटेनर के अंदर, किसी पात्र के अंदर अपन ने जैसे पानी डाल दिया, गैस की बात नहीं कर रहा, एक बार पानी की बात कर रहा हूं।
और उसको टेम्परेचर दे दिया, यानी अपन ने उसको गैस के ऊपर रख दिया। तो गैस को अपन ऑन करेंगे तो पानी उबलना स्टार्ट होगा। तो पहले अगर ताप आपने नहीं लगाया था टेम्परेचर, तो उसका वॉल्यूम फिक्स था, एक जगह शांत जल था, वो टेम्परेचर लगा दिया तो वो उसका आयतन बढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो इसका मतलब ताप लगाया तो आयतन बढ़ा, पानी ऊपर यानी बाहर कंटेनर से बाहर निकलने की कोशिश करता है, उबलने लगता है। तो वैसे ही गैस के अंदर सिस्टम होता है, अगर गैस का ताप बढ़ाओगे तो आयतन बढ़ेगा। फिर आप क्या करोगे, सिलेंडर को ऑफ करोगे तो पानी है वो नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा, यानी आयतन कम होने की कोशिश करेगा। ताप बढ़ाओगे तो आयतन बढ़ेगा, ताप घटाओगे तो आयतन घटेगा। तो इसका मतलब चार्ल्स का नियम भी सही है कि गैस का जो आयतन है वो क्या होता है, ताप के समानुपाती होता है। ठीक है, ठीक है भाई, दोनों की बात मान ली अपन ने। ठीक है, उसके बाद में कुछ टाइम बाद में आया एक साइंटिस्ट, केमिस्ट्री का बहुत ही खतरनाक साइंटिस्ट है, आवोगाद्रो। ठीक है, कौन सा गाद्रो, आवोगाद्रो। आवोगाद्रो का नियम, आवोगाद्रो लॉ। किसी ने देखो क्या कॉन्सेप्ट दिया, बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट दिया। क्या कहा इसने, बोले आप इनकी बातों में बताओ, बॉयल और चार्ल्स के, और मेरी बात ध्यान से सुनो कि गैस का जो आयतन है वो अपन क्यों संकट में पड़ रहे हैं। देखो, गैस का आयतन, गैस के अंदर क्या होते हैं, गैस किससे मिलकर बनी होती है, अणुओं से। गैस का आयतन अणुओं की संख्या पर डिपेंड करता है, बहुत ही बेसिक, विदाउट एक्सपेरिमेंट। और आप इस चीज को सोच के देखो एक बार, किसी भी चीज का आयतन बढ़ाना है तो उसकी क्वांटिटी को बढ़ाते हैं। जैसे 2 किलोग्राम अपने पास कोई गैस है, इसको 3 किलोग्राम करना है, तो क्या करोगे, और मॉलिक्यूल मिलाओगे, गैस के और अणु मिलाओगे। तो इन्होंने क्या बताया कि दुनिया का कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी पदार्थ है, उसका आयतन बढ़ने का एक ही रीजन है कि उसके अंदर परमाणु या अणुओं की संख्या बढ़ गई। तो बहुत ही बेसिक, और सारे लोगों ने बिना एक्सपेरिमेंट के एक्सेप्ट कर लिया इस चीज को। इन्होंने तो एक्सपेरिमेंट करके दिखाया भी कि दाब की व्युत्क्रमानुपाती है, ताप की समानुपाती है, बट आवोगाद्रो साहब ने क्या बताया कि गैस का आयतन अणुओं की संख्या की समानुपाती होता है। अणुओं की संख्या बढ़ेगी तो वॉल्यूम है ऑटोमेटिक बढ़ेगा, अणुओं की संख्या कम हो गई तो वॉल्यूम घटेगा। ठीक है, तो इस चीज को आप क्या लिखोगे, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार गैस का आयतन अणुओं की संख्या की समानुपाती होता है, यानी वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अणुओं की संख्या। ये समीकरण नंबर 3। तो ये 3 बेसिक नियम थे। एक नियम और था, उस नियम ने क्या किया, इन तीनों को पकड़ के मिक्स कर दिया, बोले सारी बातें सही है भाई। ठीक है, यानी आवोगाद्रो का नियम क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। बेसिक है, सीधी सी बात है, कोई भी पात्र के अंदर ज्यादा क्वांटिटी के अंदर एटम डालोगे तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा। ठीक है, समीकरण 1, 2 और 3 को उस नियम ने संयुक्त रूप में लिख दिया। ठीक है, अब इनको तीनों को अपन क्या लिखेंगे, कंबाइंड फॉर्म के अंदर लिखेंगे। तो एक बार मैं मिटा देता हूं, ध्यान रखना। समीकरण 1 क्या है, V इनवर्सली प्रोपोर्शनल T। समीकरण 2 क्या है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T। समीकरण 3 क्या है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल N। ठीक है, ये तीनों नियम, इनको एग्जाम में अलग अलग तरीके से पूछ सकता है। बॉयल का नियम लिखिए, चार्ल्स का नियम लिखिए, आवोगाद्रो का नियम लिखिए। आवोगाद्रो का तो कौन पूछेगा, बेसिक है। अब देखो, ठीक है, तीनों की अलग अलग बात मान ली अपन ने। पहला क्या था, बॉयल का नियम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल T। सेकंड क्या था, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T। थर्ड क्या था, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल N। ये 3 समीकरण थे। तो समीकरण 1, 2 व 3 को
क्या करने पर, संयुक्त रूप में लिखने पर, लिख दे भाई, कंबाइंड फॉर्म ऑफ इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो गैस का जो आयतन है, वॉल्यूम, वो प्रोपोर्शनल 1/p, प्रोपोर्शनल T, प्रोपोर्शनल N, बॉयल, चार्ल्स, अवोगाद्रो। ठीक है, तो गैस का आयतन बताया तीनों ने। तो गैस का आयतन है कुछ इस प्रकार से, इन चीजों के समानुपाती होता है 1/p के, T के और N के, तीनों को एक साथ लिख दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो यानी V समानुपाती आ गया N T/P, और इस P को इस साइड में ले आओ आप, ये भागनीय गुणा में आ जाएगा। देन दिस इंप्लाइज PV समानुपाती NT। समानुपाती का चिन्ह हटाओगे आप तो इन्होंने ले लिया एक कांस्टेंट R। और मैं इसको क्या लिखता हूं, थोड़ा सही तरीके लिख दो, क्यों अपने रट रखा है इसको। देखो PV इक्वल्स टू NRT, N को पहले लिख दे NRT। R क्या चीज है, वेयर R एक गैस कांस्टेंट कहलाता है, जहां R एक समानुपाती नियतांक है जिसे गैस नियतांक कहते हैं, और इसकी वैल्यू फिक्स होती है 8.31। R की वैल्यू क्या है, फिक्स है 8.31। शायद इसकी यूनिट जूल पर मोल केल्विन कुछ इस टाइप की सी है। ठीक है, आप देख लेना वो यूनिट को। और ये जो समीकरण है, 3 तो पहले हो गई थी, समीकरण नंबर 4, और इक्वेशन 4 इज नोन एज इक्वेशन ऑफ आइडियल गैस। समीकरण 4 है वो आदर्श गैस की अवस्था समीकरण कहलाती है। यही पढ़ते हैं हम छोटे क्लास में, PV इक्वल्स टू NRT। तो इसमें 3 नियम है बेचारे, बॉयल का नियम है, चार्ल्स का नियम है, अवोगाद्रो साहब का नियम है। इसमें 3 नियम से मिलके फिर है वो आदर्श गैस की अवस्था समीकरण बनी। ठीक है ना, कोई भी एक नियम है वो एप्लीकेबल नहीं है इस इक्वेशन को सोल्व करने में। तो आप ध्यान रखना, आदर्श गैस की अवस्था समीकरण 100% पूछा जाने वाला क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर। ठीक है, इसको ये मान लो आप ब्रह्मा जी भी नहीं रोक सकता। तो ये आदर्श गैस की अवस्था समीकरण कहलाती है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है तो आप डिस्कस कर सकते हैं।